नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबुली, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, कोटा। बच्चों, हम दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में बताया है, जिसमें दुर्खिम का आत्महत्या क्या है, किसको कहा जाता है। दुर्खिम ने इसके बारे में बताया है अपनी बुक में। उसके बाद हमने इसके जो कारण हैं दुर्खिम के अनुसार वो देखे हैं। आज हम इनके आत्महत्या के सिद्धांत को कंटिन्यू करते हैं और हम देखेंगे कि दुर्खिम ने आत्महत्या के सिद्धांत के जो प्रकार बताए हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने जो कुछ अन्य प्रकार बताए हैं जिसको कि हम भाग्यवादी आत्महत्या के नाम से जानते हैं। हम देखें कि दुर्खिम ने जो आत्महत्या के 3 प्रकार बताए हैं। सबसे पहली अहमवादी आत्महत्या, दूसरी परार्थवादी आत्महत्या, तीसरी आदर्शहीन आत्महत्या। ये तो इन्होंने प्रमुख रूप से बताया है और उसके अलावा जिस आत्महत्या की उन्होंने चर्चा की उसे भाग्यवादी आत्महत्या कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखें कि अहमवादी आत्महत्या क्या होती है। अहमवादी इगोइस्टिक, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि आपने अभी तक पढ़ा है और आप ये समझ चुके हो कि दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या वैयक्तिक या मनोवैज्ञानिक कारणों से नहीं होती है, वो उसके कारण समाज में ही देखने को मिलते हैं। समाज ही ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिसकी वजह से व्यक्ति आत्महत्या करता है। तो उन्हीं समाज के कारणों को देखते हुए दुर्खिम ने इन आत्महत्या को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया और उनके नाम भी उसी आधार पर रखे हैं। अब अहमवादी आत्महत्या में क्या होता है कि जब व्यक्ति अपने समूह या समाज से घनिष्ठ संबंध नहीं रखता और व्यक्तिगत स्वार्थ को सर्वोपरि समझता है तो उसे अहमवाद कहते हैं और समाज से अलगाव ही आत्महत्या का कारण बनता है। यानी दुर्खिम ये कहते हैं कि जब व्यक्ति समाज से अपने आप को कटा हुआ महसूस करने लगता है, उससे घनिष्ठ संबंध नहीं रखता और केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को या अपने आप को ही अलग कर लेता है और उसको लगता है कि समाज में मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है और जब समाज ही मेरा नहीं है तो मुझे जीने का कोई फायदा नहीं है और यही फीलिंग उसके अंदर आती है और वो अपने आप को आत्महत्या की ओर अग्रसर करता है और आत्महत्या करने का कारण भी इस तरह से समाज बनता है। तो समाज से अलगाव ही आत्महत्या का कारण है, जिसको कि दुर्खिम ने अहमवादी आत्महत्या कहा है। दूसरा हम देखें परार्थवादी आत्महत्या, यानी इसका बिल्कुल अपोजिट, जहां व्यक्ति समाज से बिल्कुल अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है, दूर महसूस करता है और उसे लगता है कि समाज में मेरी किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही, समाज में कोई भी व्यक्ति मुझे कोई महत्व नहीं दे रहा है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तो ऐसे में वो आत्महत्या करता है तो वो अहमवादी है। और उसके बिल्कुल विपरीत जब वो समूह के लिए जान देना ही परार्थवादी आत्महत्या है। यानी दुर्खिम के अनुसार जब व्यक्ति समूह के साथ इतना जुड़ जाता है, इतना अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है कि उसका अपना व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं रहता और वह हर वक्त समूह के बारे में ही सोचता है और समूह के लिए ही जान देना वो अपना कर्तव्य समझता है। जैसे हम देखें कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि जब व्यक्ति सोचता है कि अगर हम आत्महत्या कर लेंगे, अपनी जान दे देंगे तो समूह को फायदा होगा। उसी तरह से इन्होंने दुर्खिम ने कहा है कि जैसे सैनिक है, जब वो युद्ध में जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि हम कभी भी मर सकते हैं, लेकिन वो अपनी जान जोखिम में इसलिए डालते हैं कि वो देश की रक्षा का काम करने जा रहे हैं। तो जब व्यक्ति समूह के लिए समूह को ध्यान में रखते हैं, समूह के स्वार्थ को, समूह के विकास में या समूह के लिए फायदेमंद हो, ऐसी परिस्थिति में जब वो अपने आप को खत्म करता है, वो अपना कर्तव्य समझता है कि समूह के लिए मुझे अपनी जान देना, या मैं अपनी जान दूंगा तो मेरे समूह या समाज को फायदा होगा। तो ऐसी स्थिति में जब वो व्यक्ति जान देता है, आत्महत्या करता है, तो उसे परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। यानी दूसरों के लिए, समूह के लिए, परार्थ के लिए, यानी समूह को आगे, समूह का फायदा पहुंचाने के लिए, समाज को फायदा पहुंचाने के लिए कि समाज का फायदा होगा, तो वो अपनी जान जोखिम में डालता है, अपनी जान को, अपने आप को खत्म कर लेता है। तो उस आत्महत्या को परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। यानी ये दोनों आत्महत्या एक दूसरे से विपरीत है।
दुर्खिम ने तीसरी आत्महत्या कही, आदर्शहीन आत्महत्या, एनोमी सुसाइड। एनोमी सुसाइड का मतलब होता है आदर्शहीन, यानी समाज ने अपने व्यक्तियों के जो उनके आपसी संबंध, उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए कुछ आदर्श निर्धारित कर रखे हैं। हमारे जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, हमारे आदर्श नियम प्रतिमान हैं, हमारे मूल्य हैं, हम उसके अनुसार जब तक काम करते रहते हैं तब तक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता है और समाज निरंतर अपनी प्रगति की ओर अग्रसर रहता है। लेकिन जैसे ही जब समाज में आदर्शहीनता की स्थिति हो जाती है, यानी जब समाज में प्रतिमानहीनता की दशा पैदा होती है और ऐसी स्थिति में किए गए आत्महत्या को आदर्शहीन आत्महत्या करते हैं। यानी जब समाज का कंट्रोल नहीं रह पाता, व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, तब व्यक्ति अपनी उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है और उस पर जब समाज का कंट्रोल नहीं रह पाता तो व्यक्ति आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है। तो उस स्थिति में जब समाज की आदर्श व्यवस्था छिन्न भिन्न होती है या व्यक्ति के ऊपर समाज का नियंत्रण नहीं रह पाता या ज़्यादा रह पाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति आत्महत्या करता है। दूसरा है भाग्यवादी आत्महत्या। दुर्खिम ने ये बताया कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है समाज में जब व्यक्ति अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ देता है। यानी वो परिस्थितियां कब होती? भाग्यवादी मतलब मेरी किस्मत में ऐसा ही था तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता, या मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ही नहीं सकता। यानी जब उसकी कुछ ऐसे उसकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं इस तरह से हो जाती है कि वो जो समाज के नॉर्म्स हैं उससे अलग हटके जब वो काम करने लग जाता है तो समाज उसकी परमिशन नहीं देता उसको करने की, उसकी आवश्यकताओं को, उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की, और उस स्थिति में वो सोचता है कि समाज का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण है और मैं इस नियंत्रण से छूटकर अलग नहीं हो पाता, रह पाता हूँ, और मैं अपनी इस नियंत्रण के अकॉर्डिंग मैं अपना जो अपनी इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में वो आत्महत्या कर लेता है। वो कहता है कि अब मेरे भाग्य में तो यही लिखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे लोग कुछ नहीं करने दे रहे, और वो अपने आप को उसी जब समाज का नियंत्रण अधिक हो जाता है और ऐसे में जो इसके जो उत्तरदायी कारक क्या है? अधिक नियंत्रण, आदर्शवादिता और कठोर नियमों का पालन है, जिससे तंग आकर व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो इस आत्महत्या को दुर्खिम भाग्यवादी आत्महत्या कहते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या। अहमवादी यानी जब समाज से वो बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेता है, समाज से अपने आप को दूर महसूस करता है, अलगाव महसूस करता है, तो अहमवादी आत्महत्या कहलाती है। जब समाज में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि वो समाज के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, तो वो परार्थवादी। जब समाज में नॉर्म्स, वैल्यूज़ की जो व्यवस्था है, आदर्श नियम, जब व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है, समाज का नियंत्रण कम हो जाता है, तो व्यक्ति ऐसी स्थिति में आत्महत्या करता है। और भाग्यवादी, जब समाज का अधिक नियंत्रण हो जाता है और व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता, तो वो भाग्यवादी आत्महत्या कहलाती है। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये चारों आत्महत्या समाज, जैसा कि दुर्खिम कहते हैं कि जो भी आत्महत्या का कारण है वो व्यक्ति ही है, और उस जितनी भी आत्महत्या होती है उसको उन्होंने 4 कैटेगरी में विभाजित किया, और समाज से किस तरह से इनका जुड़ाव है या समाज किस तरह से इसके लिए उत्तरदायी है, यहाँ पर हम एक डायग्राम के द्वारा इसको जानने की कोशिश करेंगे बच्चों, ताकि ये डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि यहाँ हमने देखा है कि आत्महत्या, इसके प्रकार हैं, और समाज में इंटीग्रेशन, एकीकरण, और विनियम यानी रेगुलेशन। यानी यहाँ हम पर देखें कि जब हम देखें कि आत्महत्या का संबंध कुछ विशेष सामाजिक दशाओं एवं उनसे किए गए वैयक्तिक अनुकूलन की मात्रा से होता है। यहाँ इस चीज को आपको समझना है कि जब समाज में जो दशाएं, परिस्थितियां हैं या कुछ परिवर्तन में कुछ नई परिस्थितियां पैदा हो रही है और उनसे जो व्यक्ति अनुकूलन अगर अच्छे से कर पाता है, एडजस्टमेंट कर पाता है, एडजस्ट हो जाता है उस परिस्थिति में, तो वो आत्महत्या नहीं करता। लेकिन अगर वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है तो वो आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है। तो हम यहाँ देखें कि व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ देते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दोनों के ही
संबंधों के आधार पर हमारा समाज यानी व्यक्ति का समाज के साथ क्या संबंध है और समाज व्यक्ति को क्या दे रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि आत्महत्या की दर उस समाज में किस प्रकार की होगी। तो एकीकरण यानी समाज के साथ उसका कितना घनिष्ठ संबंध है, वो समाज के साथ कितना एकीकृत हो पाता है, इंटीग्रेशन कितना है समाज के साथ, और रेगुलेशन यानी जो समाज के नियम आदर्श नियम बने हुए हैं उसका व्यक्ति के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ हम इस एरो से देखें कि अहमवादी आत्महत्या जब होती है दुर्किम के अनुसार जब समाज में एकीकरण डाउन होता है ना, जब समाज से व्यक्ति अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है, वो समाज के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पाता, उससे अलगाव की स्थिति महसूस करता है, उससे दूरी महसूस करता है, उसे लगता है कि कोई नहीं है मेरा, समाज में मेरा कोई नहीं है, समाज मुझे कुछ नहीं दे रहा है। तो जब समाज के साथ व्यक्ति के साथ उसका एकीकरण कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो वो अहमवादी आत्महत्या कहलाती है। जब यही एकीकरण अपर हो जाता है, हाई हो जाता है ना, यहाँ पे डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पर हाई हो रहा है, तो ये परार्थवादी आत्महत्या कहलाती है। जब व्यक्ति का समाज के साथ एकीकरण हाई हो जाता है यानी वो केवल समाज के लिए ही सोचता है और अपने आप को खत्म कर लेता है, तो वो परार्थवादी आत्महत्या कहलाती है। फिर हम देखें रेगुलेशन यानी समाज का कंट्रोल, यानी समाज अपने व्यक्तियों की सुचारू रूप से उनकी आवश्यकताएं पूरी होती रहे, उनके बीच रिलेशंस संबंध अच्छे से नियमित रूप से चलते रहे, ताकि हमारा समाज में व्यवस्था बनी रहे और समाज विकास की ओर अग्रसर हो। लेकिन जब समाज का कंट्रोल व्यक्ति के ऊपर लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो आदर्शहीनता की स्थिति पैदा होती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है, और वो जब स्वतंत्र हो जाता है तो उसकी बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है, उसकी आवश्यकताएं, वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अग्रसर होता है और कुछ ऐसे परिस्थितियों में इन्वॉल्व हो जाता है कि जब फिर वो नहीं उससे निकल पाता है बाहर, तो वो फिर आत्महत्या करता है। तो जब समाज का कंट्रोल डाउन होता है, कम होता है, तो आदर्शहीनता की स्थिति में व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो उसे आदर्शहीन आत्महत्या कहते हैं। यहीं हम देखें कि यही कंट्रोल समाज का व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, समाज उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर देता है, उसको बिल्कुल थोड़ी भी स्वतंत्रता नहीं देता कि जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं उसी के अनुसार उसे काम करना है। अगर वो उसके बाहर जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा दंड या अपमानित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, वो बहुत सारे नॉर्म्स के विपरीत काम करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो कुंठित हो जाता है, या वो उसको लगता है कि समाज ऐसा है, मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ और मुझे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, मुझे अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं मैं कर पा रहा हूँ, और वो अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ देता है कि मेरे भाग्य में तो ऐसा ही लिखा है, मैं अब कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में वो आत्महत्या करता है, तो भाग्यवादी आत्महत्या कहलाती है। व्यक्ति समाज के साथ बहुत बिल्कुल जो उसका एकीकरण है, जुड़ाव है, वो डाउन होता है, तो अहमवादी आत्महत्या। व्यक्ति का समाज के साथ एकीकरण जुड़ाव हाई होता है, तो परार्थवादी आत्महत्या। कंट्रोल समाज का व्यक्ति के साथ कंट्रोल लो होता है, तो आदर्शहीन। हाई होता है तो भाग्यवादी। इस तरह से आप ये डायग्राम के अकॉर्डिंग याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम देखें इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी अगर इसको आप अपने माइंड सेट इसका बना लें, देख लें कि दिमाग में अगर इसको फिट कर लें कि किस तरह से ये आत्महत्या एक दूसरे से अपोजिट है। यहाँ डायग्राम में इसको अपोजिट होने के आधार पर हमने इसको डिस्प्ले किया है कि जैसे हम देखते हैं कि वही बात, आत्महत्या का संबंध कुछ विशेष सामाजिक दशाओं एवं उनसे किए गए वैयक्तिक अनुकूलन की मात्रा से होता है। अब यहाँ हम ये एरो से ये बताना चाह रहे हैं कि ये आत्महत्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट है,
और ये आत्महत्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यानी व्यक्ति और समाज का जो संबंध है जब हाई हो जाता है, व्यक्ति समाज के साथ जुड़ाव हाई हो जाता है तो टू मच इंटीग्रेशन तो परार्थवादी, लो नॉट एनफ इंटीग्रेशन यानी उसका जुड़ाव पर्याप्त नहीं होता, बिल्कुल जो अलगाव की स्थिति पैदा होती है तो वो अहमवादी आत्महत्या करता है। टू मच रेगुलेशन बहुत ज्यादा हाई उसका जो कंट्रोल होता है समाज का व्यक्ति के ऊपर तो भाग्यवादी, और लो नॉट एनफ रेगुलेशन कंट्रोल उसका जो आदर्श नियम जो है उसके बने हुए वो उसमें शिथिलता आ जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाता है या व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाती है या व्यक्ति के ऊपर समाज का कंट्रोल नहीं रहता, लो रहता है तो नॉट एनफ रेगुलेशन आदर्शहीन यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसका जुड़ाव हाई है तो परार्थवादी, जुड़ाव कम है लो है तो अहमवादी, रेगुलेशन हाई है तो भाग्यवादी, कंट्रोल हाई है तो भाग्यवादी, कंट्रोल लो है तो आदर्शहीन आत्महत्या। तो इस तरह से हम देखें कि ये डायग्राम अगर आप याद कर लेंगे तो ये इसको बहुत अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। यहाँ हम देखें कि इसके आत्महत्या के व्यवहारिक परिणाम एवं निवारण, यानी दुर्खिम ने जो अपनी अभी तक हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि हम दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत इनकी थ्योरी के अनुसार भी देख रहे हैं और इनकी बुक के अनुसार भी देख रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि दुर्खिम का द सुसाइड पुस्तक के बारे में विवरण कीजिए तो आपको भी वही सारी पुस्तक के अकॉर्डिंग लिखते जाना है कि इनके 3 खंड है और तीनों खंड में इन्होंने अलग अलग बातें बताई है आत्महत्या के बारे में। और अगर थ्योरी आती है तो भी यही चीजें हैं, सारी बातें हैं, लेकिन आपको थ्योरी के रूप में आपको स्टार्ट करना है। तो हम बुक के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं ताकि आपके दोनों तरह के क्वेश्चन कवर हो पाए और आप दोनों तरह के क्वेश्चंस को कैसा भी आता है तो उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो यहाँ हम देखें दुर्खिम ने जो अपनी पुस्तक है उसके तीसरे अंतिम खंड में इसकी व्याख्या की है। इन्होंने इसके जो व्यवहारिक परिणाम बताए कि ये एक व्याधि की घटना है, यानी इन्होंने कहा कि ये पुरातन काल से चली आ रही है। व्यक्ति शुरू से ही जब से समाज है किसी न किसी रूप में आत्महत्या कर रहा है, लेकिन फिर भी ये एक स्वस्थ घटना नहीं है, इसे हम एक व्याधि की घटना मानते हैं जिसको कि हमें ये एक समस्या है इसको दूर करना किया जाना चाहिए और इसको एक सामाजिक तथ्य मानते हुए समाज में इसका कोई कारण इसका ढूंढ कर और समाज में ही उन कारणों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि व्यक्ति आत्महत्या ना कर सके। और उन्होंने कहा कि आत्महत्या एक अनैतिक कार्य है, इसको हम क्योंकि अभी तक हम देखते आए हैं कि इसको सभी समाज में व्यक्ति इस आत्महत्या को सभी लोग अच्छा नहीं मानते नैतिक रूप से, ये एक अनैतिक कार्य है, इसलिए सभी लगभग सभी समाजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसको कानूनी अपराध माना है कि आत्महत्या एक कानूनी अपराध है, इसको दंड दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से वो कहते हैं कि एक व्याधि की घटना है और इसको सामाजिक तथ्य समाज का कारण मानते हुए समाज में ही इसके दूर करने के उपाय ढूंढने चाहिए और ये एक अनैतिक कार्य है जिसको कि समाज ने प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने निवारण के उपाय बताए हैं कि कठोर दंड दिया जाना चाहिए और खास करके नैतिक दंड, जैसे उसको अंतिम संस्कार में से वंचित कर दिया जाए, उसके सारे अधिकार ले लिए जाए ताकि दूसरे लोग इस प्रकार का कदम उठाने से डरे। शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, उनको शिक्षित करें, उनको बताएं कि आत्महत्या का किस तरह से एक ये व्याधि की घटना है, किस तरह से ये एक बुरी बात है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। समूह में संगठन की पुनर्स्थापना करना, यानी चूंकि ये समूह को ही समाज को ही इसका कारण मानते हैं तो समाज को पुनर्स्थापित करना कि ऐसी परिस्थितियां समाज में ना पैदा होए और व्यक्ति और समाज के बीच में संतुलन बना रहे, उनके संबंध अच्छे से बने रहे। इसमें व्यवहारिक समाजशास्त्र का सहयोग लेना चाहिए। दुर्खिम का ये मानना है कि चूंकि एक व्याधि की घटना है और इसको हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर सर्वे करें, कारणों को जानने की कोशिश करें और उसको दूर करने का उपाय ढूंढें, इसलिए इसको व्यवहारिक समाजशास्त्र से सहयोग लेना चाहिए, नैतिकता में वृद्धि करनी चाहिए। तो इस तरह से दुर्खिम आत्महत्या को एक सामाजिक घटना मानते हैं, सामाजिक कारणों से ही आत्महत्या होती है और इसका निवारण भी हमें समाज में ही ढूंढना
चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ये आत्महत्या का सिद्धांत हमारा 3 वीडियो के दौरान कंप्लीट हुआ है और आपको तीनों जो 3 वीडियो में ये कंप्लीट होगा। अभी ये दूसरा वीडियो है और इसके बाद ये तीसरा वीडियो है और इसमें आपका दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत पूरा कंप्लीट होता है। तो आपको तीनों वीडियो आप देखेंगे तो दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से, आपके जो ग्रुप बना हुआ है उसके माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू। पॉज कैसे